हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 11 बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त साहस यानी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर्स। तो हम इससे पहले मैं 10 चैप्टरों की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम ही है बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। नाम से पता चल रहा है कि ये एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में फैला हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इनका रजिस्ट्रेशन एक जगह पर होता है यानी एक देश में होता है, लेकिन जो इनका माल है, जो वस्तु ये बना रहे हैं या जो वस्तुओं को ये बेच रहे हैं, वो सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि बाहर के और भी देशों में बेचते हैं। उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल, यानी सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि अनेकों देशों में होता है। जैसे भारत का माल है, भारत अपना माल चाइना में बेच रहा है, पाकिस्तान में बेच रहा है, अमेरिका में बेच रहा है, तो यानी बहुत सारे देशों में बेचना उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या मतलब होता है? जिसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है, लेकिन वह माल का उत्पादन यानी या तो कोई कंपनी होती है कि माल उत्पादन करती है यानी कच्चा माल खरीदती है, उसको तैयार करती है, या फिर विक्रय यानी माल को बेचना अनेक देशों में करती है। ठीक है, यानी कोई ऐसी कंपनी है जो है तो मान लो इंडिया की, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, मान लो वो इंडिया की कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, यानी उसका जो मेन ऑफिस है या जो मुख्य कार्यालय है वो इंडिया में है, और लेकिन जो वो माल बनाती है, जो भी वस्तुएं वो बनाती है या फिर बेचती है, वो सिर्फ अपने देश में यानी इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बेचती है। तो वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है, लेकिन वह माल का उत्पादन व विक्रय अनेक देशों में करती है। उत्पादन और विक्रय में ये अंतर है कि उत्पादन मतलब वो माल को बना रही है, या तो कोई ऐसी कंपनी है जैसे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री, जिसमें माल को बनाया जाता है, यानी पहली वस्तु है जो कच्चा माल खरीदते हैं और फिर उसको बनाते हैं, तो लास्ट क्या होती है कि ग्राहक उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर देता है। तो ये पहली वस्तु बनाते हैं यानी कच्चे माल से उसको तैयार माल में तैयार करते हैं। या फिर कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो बने हुए माल को खरीदती हैं और फिर उसको ग्राहकों को बेचती हैं या दूसरी कंपनियों को बेचती हैं। ठीक है, तो उनका रजिस्ट्रेशन एक ही देश में होता है, लेकिन वह माल का उत्पादन या विक्रय अनेक देशों में करती हैं। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल कॉरपोरेशन आ जाएगी क्या होता है, तो मतलब यही होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक देश में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, लेकिन अनेकों देशों में अपना माल बेचती हैं या उत्पादन करती हैं। ठीक है, इनका क्या होता है कि जैसे इंडिया में कोई कंपनी है और उसका मेन ऑफिस जो है, मुख्य कार्यालय इंडिया में है, लेकिन उसके जो बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी शाखाएँ अनेकों देशों में खुली हुई हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कुछ बेचता है, आलू की टिक्की बेचता है, और वो उसका मेन ऑफिस है वो इंडिया में है। इंडिया में भी कई ब्रांचेज़ खुले हुए हैं, मान लो एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक हरियाणा में है, एक यूपी में है, लेकिन हो सकता है उनका एक चाइना में भी हो, 1-2 चाइना में भी हो, वहाँ भी उनका सेम यही माल बिकता हो सकता है एक अमेरिका में हो। तो इनके ब्रांचेज़ यानी शाखाएँ अनेकों देशों में फैली हुई होती हैं, वे कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है, तो देखो एक देश में स्थित होना यानी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता इस बात पर निहित होती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रबंधकीय कार्यालय यानी जो उनका मेन ऑफिस होता है, जो मुख्य कार्यालय होता है, वो एक ही देश में स्थित होता है। यानी इंडिया का जो मेन का ऑफिस होगा, जो इंडिया का जो कोई भी कंपनी है अपना माल बेच रही है किसी दूसरे देश में, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही होगा, अपने ही देश में होगा, तो वो क्या कहलाती है? गृह देश कहते हैं उसे। लेकिन उस कंपनी का व्यवसाय यानी जो भी कंपनी है इंडिया की जो अपना माल दूसरे देशों में बेच रही है, जो अन्य देश होंगे जिनके साथ ये बिज़नेस करेगी, जिन देशों में अपने ब्रांचेस खोलेगी, वे क्या कहलाएंगे? मेज़बान देश। यानी गृह देश यानी अपना देश, जिस देश का वो बिज़नेस है, और मेज़बान देश जिन देशों के साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया क्या होता है? एक होता है गृह देश यानी जिस देश में उनका मुख्य कार्यालय है, यानी अपना जिस देश में वो कंपनी स्टार्ट हुई है, और एक होता है मेज़बान देश। ये वो देश होते हैं जिनके साथ हम अपने बिज़नेस कर रहे हैं, जिन देशों में हमने अपनी ब्रांचेस खोले हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे शाखाएं फैली हुई हैं, जहाँ हमारा बिज़नेस फैला हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया ना क्या होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ?
कि मतलब हमारे जैसे मैं अगर कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, तो मेरी कंपनी का जो मेन ऑफ़िस होगा, जो मुख्य कार्यालय होगा, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही होगा और वो मेन ऑफ़िस भी इंडिया में ही होगा किसी जगह पर। लेकिन मेरी जो ब्रांचेज़ होंगी, मैं जो माल बनाऊँगी, जो वस्तुएँ बनाऊँगी या फिर बेचूँगी, वो मैं अनेकों देशों यानी बहुत सारे देशों के साथ कर सकती हूँ। तो वो कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और ग्लोबल कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएँ। तो देखो पहला क्या है, केंद्रीय प्रबंध। बताया था ना कि इसका जो मेन ऑफ़िस होता है वो कहाँ होता है, जो मैनेज करता है सब सारी ब्रांचेज़ को, यानी एक मेन ऑफ़िस होगा, पूरा एक मुख्य कार्यालय होगा, वो बाकी ब्रांचेज़ को ऑर्डर देगा, बाकी ब्रांचेज़ पे अपना हुक्म जमाएगा। तो वो होता है गृह देश में, यानी अपने ही देश में। तो केंद्रीय प्रबंध, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय अपने गृह देश में होता है, ठीक है? यह अपने अन्य देशों में व्यवसाय का फैलाव शाखाएँ यानी ब्रांचेज़ द्वारा करते हैं। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंध मुख्य कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय प्रबंध है, जो मेन ऑफ़िस होता है, वो अपने गृह देश में होता है, जिस देश में वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। और वो दूसरे देशों में बिज़नेस किस तरह करते हैं, अपनी शाखा यानी अपने ब्रांचेज़ खोलती हैं। और उन जो जितनी भी शाखाएँ खुली होती हैं, जितने भी ब्रांचेज़ खुले होते हैं दूसरे देशों में, उन सबको कौन सँभालता है? यही मेन ऑफ़िस जो इंडिया में होता है, ठीक है? यही देखेगा कि उन्होंने कितना प्रॉफ़िट कमाया, उसको वो अपने पास मँगाएगा, कितना लॉस हुआ है या फिर कितने पैसे चाहिए उन्हें और चीज़ें खरीदने के लिए, वो सब कुछ कौन करेगा? जो मुख्य कार्यालय होगा, जो मेन अपने देश में होगा, ठीक है? और दूसरा है विश्व स्तर पर फैलाव। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंडिया की कोई कंपनी है और वो अपने ब्रांचेस दूसरे देशों में खोल रही है, तो विश्व स्तर का फैलाव हो गया ना कि हमारी वस्तुएँ दूसरे देशों में बिक रही हैं, तो हमारी वस्तुओं में यानी विश्व स्तर यानी दूसरे देशों के साथ भी हम बिज़नेस कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का फैलाव अनेकों देशों में होता है, ठीक है? कि मतलब अपने हमारे देश का माल और भी कंपनियों में बेच रहा है, यानी दूसरे देशों में भी जा रहा है, तो उसकी पहचान बढ़ रही है दूसरे देशों में, तो विश्व स्तर पर हमारे माल का फैलाव हो रहा है। उच्च क्वालिटी के उत्पाद, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व स्तर पर प्रतियोगिता होती है कि मतलब जो भी बिज़नेस दूसरे देशों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है ना उनका कि हमें अच्छा से अच्छा माल बेचें, ताकि जितने भी देश के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं उनमें और भी ब्रांचेस खुल सकें, या जिनके साथ हम नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी कर सकें, ताकि उनको हमारा माल पसंद आए। इसलिए क्या होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं, ठीक है? वो इस बात पे बहुत अच्छे ध्यान देते हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि जो उनकी वस्तुएँ हैं, जो उनका माल है, अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना होता है ना कि मतलब अगर हम किसी अपना माल दूसरे देश में तभी बेच सकते हैं ना कि अच्छी क्वालिटी का माल होगा तभी तो, वरना कोई क्यों खरीदेगा, है ना? इसलिए उत्पादों की क्वालिटी पर इनका विशेष ध्यान होता है, ठीक है? फोर्थ है बड़ा आकार। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो इनका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस कंपनी की संपत्तियाँ बहुत अधिक होती है। इसका मतलब क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, यानी जैसे फर्नीचर वगैरह बहुत सारा होता है, या फिर गाड़ियाँ हो सकती हैं बहुत सारी, माल बहुत सारा होता है, ठीक है? संपत्तियाँ मतलब क्या होती हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इनके पास संपत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि इन्हें बहुत सारे देशों के साथ काम करना होता है कि बहुत सारे देशों में इन्हें माल बेचना है, उस देश में बेचना है, उसमें बेचना है, फिर अपने देश में भी इनकी ब्रांचेस खुले हुए हैं, तो इनके पास संपत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, फर्नीचर वगैरह या फिर माल को पहुँचाने लाने का सामान जो होता है वो, और इनकी जो कर्मचारी होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। इनकी जिस बिल्डिंग में इन्हें काम होता है, जो मेन ऑफ़िस होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है? और जहाँ इनका माल बन रहा है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो मतलब साइज़ इनका बहुत बड़ा होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, जो कर रहे होते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चलाते हैं दूसरे देशों के साथ, वो बहुत बड़े साइज़ में होता है, ठीक है? अब है विज्ञापन पर विशेष ध्यान, यानी जो एडवर्टाइज़ करते हैं टीवी पे, फ़ोन पे आप देखते होंगे ना कि ऐड वगैरह आते हैं फ़ोन पर, या फिर टीवी पे दिखाते हैं ऐड में कि ये वस्तु खरीद सकते हो आप, इस वस्तु का इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, दिखाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि विशेष ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि इन्हें अपने दूसरे देशों के साथ भी प्रतियोगिता करनी होती है, अपना माल ये दूसरे देशों में बेचते हैं, तो इसलिए एक अच्छा एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, एक अच्छा विज्ञापन करते हैं, ताकि लोग यानी ग्राहक या दूसरे देश के लोग अच्छे से अट्रैक्ट हो इनकी वस्तु की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा इनका माल बिक सके। यह कंपनी विज्ञापन में विशेष ध्यान देती है, और यही इनकी सफलता का राज होता है कि मतलब एक होता है ना कि आप अपनी वस्तु को लोगों को जितना अच्छा दिखाओगे कि हाँ, इसके कितने अच्छे से तरीके हैं इसका उपयोग करने के, तभी तो लोग उसको खरीदेंगे ना, जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये वस्तु उपयोग कैसे करनी है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है।
तो खरीदेंगे नहीं। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू यानी विज्ञापन के द्वारा ये अपनी वस्तुओं का दिखाते हैं कि ये कैसे लाभदायक है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान देते हैं, यानी एकदम अच्छे से दिखाते हैं ताकि लोग यानी दूसरे देश के लोग अट्रैक्ट हो यानी आकर्षक हो और इनका माल खरीदें यानी ऑर्डर दें, ताकि इनकी ज़्यादा ब्रांचेज़ बढ़ें, ज़्यादा शाखाएँ बढ़ें और ज़्यादा दूसरे देश के पैसे यानी दूसरे देश का, अब दूसरे देश के पैसे तो रुपीज़ कहलाएँगे नहीं, डॉलर्स यानी जो डॉलर्स हैं वो इंडिया में आ सके, यानी अगर मैं हम इंडिया में वो कंपनी स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। और देखो और क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच, तो इसमें एक हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच, यानी जो हमारा जो माल है, अगर हम सिर्फ़ अपने देश में ही बेच रहे हैं तो सिर्फ़ वो हमारे देश में सीमित रह जाएगा ना, बाहर तो वो जा ही नहीं रहा। लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं, तो जो दूसरे देश में जो बाज़ार हैं, जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच बढ़ रही है, तो हमारी इमेज बढ़ रही है, हमारी वस्तुओं की इमेज बढ़ रही है कि हाँ, इस कंपनी इस देश की है और इस तरह का माल बेचती है, तो मतलब इमेज बढ़ जाती है, ठीक है? यानी पहचान अच्छी हो जाती है और जो उनकी कंपनी वो और बड़ी होती जाती है धीरे-धीरे, ठीक है? देखो जैसे अनेक उत्पाद यानी बहुत सारी वस्तुएँ अच्छी क्वालिटी की होती है, बड़े स्तर पर इनका फैलाव होता है ना? बढ़िया विपणन करते हैं ये, यानी अच्छे से विज्ञापन वगैरह करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। तो इनकी पहचान बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो हमने लाभ पढ़ लिए कि अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नहीं, सॉरी, हमने विशेषताएँ पढ़ी थी कि क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि लाभ, कि अगर हम एक कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा है विदेशी विनियोग में वृद्धि। विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो सभी देश ये चाहते हैं कि विदेशों की पूँजी का विनियोग उनके देश में हो। यानी हर देश में जितनी भी कंपनियाँ खुली हुई हैं, यानी सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, आगे और भी जितने देश हैं, उन सब में जितनी भी कंपनियाँ हैं, जो अपना माल बेचती हैं, बनाती हैं, हर कोई चाहता है कि दूसरे देश की पूँजी या दूसरे देश के पैसा हमारे देश में आए, ताकि जब वो कोई माल खरीदें, तो वो माल खरीदने में ईज़ी हो सके, ताकि वो उस देश को, जिस देश से माल खरीदें, उस देश का पैसा उन्हें दे सके, ठीक है? इस कंपनी से विदेशी पूँजी स्वयं ही आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखो अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार्ट करते हैं और हम दूसरे देशों में अपने ब्रांचेस खोलते हैं, तो वहाँ जितना भी माल बेचिएगा तो वो तो डॉलर्स ही देंगे ना, उसके बदले में रुपीज़ तो देंगे नहीं। अगर हम इंडिया की ब्रांचेस खोलते हैं तो हमें डॉलर्स मिलेंगे दूसरे देश से, तो वो डॉलर्स सारे क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है? और अगर मान लो अगर कोई कंपनी चाहती है कि मतलब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे या शेयर्स खरीदे हमारे, तब भी पैसे आता है हमारे पास, ठीक है? अब देखो दूसरा क्या है, रोज़गार में वृद्धि, यानी जो लोग बेरोज़गार होते हैं, मान लो इंडिया में कोई कंपनी है, वो दूसरे देशों के साथ अपना बिज़नेस कर रही है, ठीक है? तो इस कंपनी से स्थानीय लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। स्थानीय मतलब जिस देश में वो कंपनी का मेन ऑफ़िस है, मुख्य कार्यालय जिस देश में है, उस देश के जितने भी लोग होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं, उन्हें रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में, यानी बहुत बड़ा आकार होता है, साइज़ बहुत बड़ा होता है इस कंपनी का। तो इस कंपनी को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है कि कुछ लोग जो माल बनाते हैं, कुछ जो उनको पैक करें, कुछ जो उनकी अच्छी प्रेज़ेंटेशन दिखाएँ, कुछ जो कच्चा माल खरीद के लाएँ, मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो रोज़गार में वृद्धि होती है, ठीक है? तीसरा क्या है, उच्च क्वालिटी के उत्पाद, यानी कि देखो बताया था ना हमने, विशेषताओं में बताया था कि हमें दूसरे देशों के साथ बिज़नेस करना होता है, तो हम अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं ताकि लोग उन्हें खरीद सकें और हमारी पहचान अच्छी बन सके और हमारा जो बिज़नेस है उसका साइज़ भी और बड़ा हो सके। क्योंकि इन्हें विदेशों के साथ व्यवसाय करना होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे देशों के साथ बिज़नेस करना है। अगर हम किसी दूसरे देश को अपना माल बेच रहे हैं, तो हमें अच्छी क्वालिटी का माल बनाना होता है ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो सकें और हमारा माल खरीद सकें, ठीक है? अब है निर्यात में वृद्धि। निर्यात का मतलब क्या होता है? एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात मतलब दूसरे देश का माल हमारे देश में आना, यानी हम दूसरे देश से कुछ खरीद रहे हैं, तो वो कहलाता है आयात। निर्यात मतलब दूसरे देश हमारे देश से कुछ खरीद रहे हैं, यानी हम किसी को बेच रहे हैं, यानी दूसरे देश को हम अपना माल बेच रहे हैं, वो होता है निर्यात। तो निर्यात में वृद्धि मतलब क्या होता है कि देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफलता से प्रभावित होकर अनेक स्थानीय उद्यमी बड़ी-बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं। इससे देश के निर्यात में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ कंपनियाँ हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्टार्ट कर देती हैं
और उनको काफ़ी प्रॉफ़िट होने लगता है, काफ़ी फ़ायदा होने लगता है और वो धीरे-धीरे बड़ी होती जाती हैं। तो उनसे उनको देख-देख कर उनसे प्रभावित होने लगते हैं और जो छोटे-छोटे उद्यमी और जो छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसी देश में, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनी करें, क्यों ना हम अपनी वस्तुएँ भी दूसरे देशों को बेचें ताकि हमारा बिज़नेस भी बड़ा हो, हमारी भी पहचान बढ़े और हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। इससे वो क्या करते हैं, वो भी अपना माल दूसरे देशों को बेचना शुरू कर देते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्टार्ट कर लेते हैं। इससे निर्यात में वृद्धि होती है, यानी उस देश का माल दूसरे देशों में ज़्यादा जाने लगता है। जैसे कोई पहले कंपनी स्टार्ट कर कर रखी थी इन लोगों ने, जैसे इंडिया के कुछ लोगों ने, तो वो कुछ और माल बेचते थे। फिर उनको देख-देख के, उनका ज़्यादा प्रॉफ़िट देख के, उनकी सफलता देखकर किसी और ने भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया उसी देश में। वो किसी और तरह का माल बेचने लगे, तो निर्यात में वृद्धि हो गई ना कि दूसरे देश का जो पैसा है, जो डॉलर है, हमारे देश में ज़्यादा आएगा। ठीक है? अब देखो, हम लाभ पढ़ रहे थे। देखो हमने 3 लाभ पढ़े, ठीक है? अब हम 1-2 मैं और बताती हूँ। देखो ये क्या आता है, तकनीकी विकास। तकनीक यानी टेक्निकल जो होते हैं, जो टेक्निकी जो नई-नई तरह की चीज़ें आई हैं, न्यू-न्यू वो टेक्निकी डेवलपमेंट। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो होती हैं उनकी स्थापना एक देश में ही होती है। यानी जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय चलाती है, वो इंडिया में हुई है और एक देश में हुए तकनीकी विकास का लाभ अन्य देशों को भी पहुँचता है। यानी जैसे इंडिया में कुछ बनाया हुआ है वस्तु, कुछ कंपनियाँ हैं जो इंडिया में शुरू कर रखी हैं और वो दूसरे देशों को बेचते हैं अपना माल। तो जो इंडिया में न्यू-न्यू टेक्निक्स आई हुई हैं कि आप ये यूज़ करते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, यानी एआई, जो न्यू-न्यू टेक्निक्स आई हैं उनको इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो जो हमारे देश की टेक्निक्स हैं न्यू-न्यू, जो हमारे देश के लोगों ने बनाई हैं, वो दूसरे देशों को भी उसका फ़ायदा हो सकता है और हमारे ब्रांचेज़ दूसरे देशों में खुले हुए हैं, तो उनके देश की जो टेक्निक्स है वो हमारे देश में भी आ जाती हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है कि तकनीकी विकास बढ़ता है, ठीक है? और देखो एक हो सकता है कि प्रबंधकीय विकास। प्रबंधकीय विकास का क्या मतलब होता है कि जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो मैनेज करते हैं इस कंपनी को, जो मेन ऑफ़िस में जो लोग होते हैं या फिर बाहर जो ब्रांचेस खुले होते हैं उनमें भी जो दूसरे मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ करते हैं एक तो। तो क्या करते हैं, जो मालिक होता है वो चाहता है कि हमारी कंपनी में जो मैनेज करेगा हमारी कंपनी को वो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छे से अच्छी नॉलेज हो, ताकि जो बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। तो प्रबंध का विकास बढ़ता है, यानी पढ़े लिखे लोग हमारी कंपनी में आते हैं, ठीक है? जो पेशेवर होते हैं, जो बहुत न्यू-न्यू टेक्निक्स जानते हैं, नई-नई टेक्निक्स आई हैं, जो नई-नई तकनीकी आई हुई हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हो, वही लोग इस कंपनी में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रबंधकीय विकास होता है, यानी जो मैनेज करते हैं कंपनियाँ, वो सब और अच्छे से मैनेज होने लगती है, क्योंकि एक अच्छी नॉलेज, जब एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान उसमें आते हैं, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, हानियाँ पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमने लाभ पढ़ लिए, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं इस कंपनी को स्टार्ट करने से। अब हम पढ़ेंगे हानियाँ कि अगर हम इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है या फिर जो हमारी जनता है उसको क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो पहला है घरेलू उद्योगों को खतरा, यानी जो छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, छोटे-छोटे उद्योग होते हैं जो अपने घरों में स्टार्ट कर लेते हैं या फिर जो छोटे-छोटे ठेले वगैरह लगाते हैं। इन कंपनियों के पास विशाल के वित्तीय साधन उपलब्ध होने के कारण घरेलू उद्योग प्राय इनके सामने प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अब वो दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रही हैं, तो उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसे होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होती है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, जो घरेलू उद्योग होते हैं उनके पास कम पैसे होते हैं, तो वो कम के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं और प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, ठीक है? तो घरेलू उद्योगों को ये खतरा होता है। दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक साधनों का शोषण। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक साधन यानी जैसे पेड़, जंगल, बाग वगैरह। तो क्या करते हैं कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, मेज़बान देश यानी दूसरे देशों, यानी जो बाहर के देश हैं जिनके साथ हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको माल बेचने के चक्कर में, उनको अच्छा से अच्छा माल उपलब्ध कराने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम लापरवाही करने लगते हैं, फिर हम पेड़ वगैरह काटने लगते हैं, संसाधन वगैरह सारे काटने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण, जो अमूल्य प्राकृतिक चीज़ें हैं अपने देश में, उनका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है? तो देखो क्या है, ये कंपनियाँ अधिक लाभ कमाने के चक्कर में देश के प्राकृतिक साधनों का बड़ी लापरवाही से शोषण करते हैं। कि मतलब जैसे मान लो उनको प्रॉफ़िट होने लगता है धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा, उनकी पहचान बढ़ने लगती है। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम और माल बनाएँ और बिज़नेस खोलें और ब्रांचेज़ खोलें। तो इस चक्कर में वो अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगते हैं। यानी बाग वगैरह काट देते हैं, पेड़ वगैरह काट देते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है? और क्या होता है, गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंपनियाँ केवल अमीर लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ निर्मित करती हैं।
तो जैसे क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं तो ये दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों में ये बहुत महंगी चीज़ें बेचती है, बहुत बड़ी चीज़ें बनाते हैं जो बहुत महंगी होती हैं। तो जो अपने देश के लोग गरीब होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। जैसे पेय पदार्थ यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो महंगी होती हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। चॉकलेट्स जो महंगी होती हैं वो भी नहीं खरीद पाते, वो ज़्यादातर ये दूसरे देशों में बेची जाती हैं, ठीक है? और जैसे कोई कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, श्रृंगार का सामान, तो ये बहुत महंगा बनाते हैं। जैसे मेकअप्स का सामान होता है तो वो गरीब लोग नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है? और क्या होता है कि और देखो और क्या फ़ायदा हो सकता है इन्हें, लाभों की गृह देश में वापसी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नुकसान होता है दूसरे देशों को, जो इस देश के साथ बिज़नेस मतलब जिन देशों में हम ब्रांचेस खोलते हैं उन लोगों को ये नुकसान है, क्योंकि इन कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं। जो मान लो इंडिया की कोई कंपनी है और वो दूसरे देशों में उन्होंने ब्रांचेस खोल रखे हैं, तो कई देशों में ब्रांचेस खोल रखे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, अपना माल बेचते हैं वो, तो इन लाभों की अपने देश में ही ले जाती हैं। कैसे? ऐसा करने से मेज़बान देश के विदेशी विनिमय कोष पर यानी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे देश के साथ बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो मतलब हमने अपना बिज़नेस है जो हमारे ब्रांचेस हमने दूसरे देश के साथ खोल रखे हैं। तो मान लो हमने उनका पैसा हमारे देश में तो आ गया, उनके डॉलर्स हमारे पास आ गए, लेकिन हमें भी तो फिर खरीदना पड़ता है ना, कुछ आयात करना पड़ता है। भारत को बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से मंगानी पड़ती हैं, तो हमें वो डॉलर्स फिर उन्हें वापस देने पड़ते हैं। यानी सारे डॉलर्स हमारे चले जाते हैं, जितने आते नहीं उतने चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो जो लाभ होते हैं जो हमारे देश में आते हैं उनको वापस चले जाते हैं, इसलिए नुकसान होता है। यानी लाभों की गृह देश में वापसी, ठीक है? तो हमने हानियाँ पढ़ ली कि क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो इसमें देखो एक पॉइंट और दे रखा है कि संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो व्यावसायिक उपक्रम यानी कंपनियां या कोई संस्था या कोई फर्म सामूहिक उद्देश्य व आपसी लाभ के लिए या जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष किसी विशेष कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से अपने संसाधनों को साझा करने के लिए सहमत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त साहस। यानी मान लो कोई दो कंपनियां हैं, वो एक मान लो निजी कंपनी भी हो सकती हैं और सरकारी कंपनी भी हो सकती हैं, दोनों एकजुट होकर भी ये काम कर सकते हैं। दोनों निजी कंपनियां भी हो सकती हैं, दोनों सरकारी कंपनियां भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक देश की कंपनी और दूसरे देश की कंपनी भी हो सकती है, ठीक है? तो क्या करते हैं, एक सामूहिक उद्देश्य यानी उनका उद्देश्य जो होता है वो एक होता है कि मान लो उन्हें कोई एक उद्देश्य है उसे पूरा करना है, वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। मान लो इंडिया की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी, दोनों उन्होंने इकट्ठे हुए हैं और किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी खोली है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त साहस। यानी अपने संसाधन भी बाँटते हैं, पूँजी भी एक-दूसरे को देते हैं, मेन पैसा देते हैं, अपने साधन जो होते हैं कंपनी वो भी दे देते हैं, क्योंकि ये कंपनी खोल लेते हैं एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त साहस, ठीक है? यानी क्या-क्या लाभ होता है अगर हम इस कंपनी को खोलते हैं तो हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, देखो। इन्हें विदेशी बाज़ार में आसानी से प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जिन कंपनियों के पास पूँजी तथा मानव शक्ति की कमी है, लेकिन वे विदेशी बाज़ार में प्रवेश करना चाहते हैं। यानी मान लो कुछ कंपनियाँ हैं जो दूसरे देशों के साथ बिज़नेस करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, यानी पूँजी की कमी है, या फिर लोग नहीं है उनके पास। तो क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी के साथ अ, हाथ मिला लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं और फिर 2 कंपनियाँ एकजुट हो जाती हैं और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पूँजी लगा पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को भी ला पाते हैं और फिर वो विदेशों में यानी विदेशी जो बाज़ार होते हैं उनमें आसानी से प्रवेश कर लेते हैं, यानी विदेशों में अपना माल आसानी से बेच पाते हैं, ठीक है? संयुक्त साहस में विदेशी साझेदार पूँजी व मानव शक्ति दोनों उपलब्ध करके ऐसा संभव कर सकते हैं। यानी मान लो एक कंपनी इंडिया की है और एक अमेरिका की है, तो क्या होता है कि अमेरिका वाले भी पूँजी देंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी है वो हमें पूँजी देती है, इंडिया की जो कंपनी है वो भी पैसा देगी। दोनों मिला के क्या करते हैं, कच्चा माल तैयार कर सकते हैं और दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? और क्या लाभ होता है ना, जोखिम को कम किया जा सकता है। मान लो कि विदेशी बाज़ार व्यवस्था की जानकारी, यानी मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो कुछ अपना माल दूसरे देशों में बेचना चाहती है, ठीक है? तो जो दूसरे देश की टेक्निक्स हैं, वो इसको हमारे देश को इस्तेमाल नहीं करनी आती, मान लो, जो जानकारियाँ हैं वहाँ की, हमें ज़्यादा उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है उस देश के बारे में। तो हम जब दूसरे देश यानी अमेरिका मान लो कोई देश है, उस देश के जो लोग हैं, जो कंपनियाँ हैं, किसी एक कंपनी से हम हाथ मिला लेते हैं, तो उन लोगों को तो अपने देश के बारे में सब कुछ पता है, सारी जानकारी पता है, सारी टेक्निक्स पता है,
तो हमें जो नुकसान होने वाला होता है, जो जोखिम हम उठाने वाले होते हैं कि हम दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जानकारी हमें नहीं है, वहाँ की नॉलेज नहीं है, वहाँ की जो टेक्निक्स हैं वो हमें नहीं यूज़ करनी आती, तो उससे जो हानि होने वाली होती है वो कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम वहाँ की किसी एक कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी होती है वो अपने देश के बारे में जानती है और हमारी कंपनी अपने देश के बारे में जानती है, दोनों को फ़ायदे होते हैं, जोखिम कम होता है। ठीक है? तकनीकी लाभ उठा सकते हैं, मतलब विदेशी कंपनी से साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस व नवीनतम तकनीक का लाभ उठा सकती है। यानी अगर इंडिया किसी दूसरे देश के साथ हाथ मिलाती है, तो वहाँ की जो न्यू टेक्निक्स हैं उसका वो फ़ायदा उठा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकती है। ठीक है? प्रतियोगी ताकत बढ़ती है, यानी जब मान लो कोई एक व्यक्ति है, जितना वो कर सकता है, अगर वो दूसरा व्यक्ति के साथ मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा और ताकत आ जाती है ना लोगों से लड़ने की या फिर अपना माल और ज़्यादा बेचने की। वैसे इसमें होता है कि प्रतियोगी ताकत बढ़ जाती है। मान लो कोई एक देश है, वो दूसरे देश के साथ हाथ मिला लेता है, तो उनमें और एक एनर्जी आ जाती है और वो प्रतियोगी लोगों के साथ सामना कर पाते हैं। ठीक है? ताकत आ जाती है और पावरफुल बन जाते हैं वो लोग, अब उनके पास पूँजी ज़्यादा हो जाती है, लोग भी बहुत हो जाते हैं, कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है? तो वो अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेच पाते हैं, अपना बिज़नेस और बड़ा कर पाते हैं और बाकी देशों में भी वो फैला पाते हैं। ठीक है? और क्या होता है, लागतों में कमी होती है। इसका मतलब क्या है, जब 2 कंपनियाँ मिलकर व्यवसाय करती हैं तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना आसान हो जाता है। यानी जब 2 कंपनियाँ मिल जाती हैं तो उनका जो व्यवसाय है, मान लो एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा था, उसका व्यवसाय थोड़ा छोटा था। जब उसने दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया तो उसका व्यवसाय और बड़ा हो जाता है और वो फिर बड़े पैमाने यानी बड़ी मात्रा में अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। उन्हें बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें प्राप्त होती हैं। यानी जब जितना फ़ायदा उन्हें छोटी कंपनी स्टार्ट करने से हुआ था, उससे दुगना या तिगुना फ़ायदा होने लगता है जब वो किसी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं। यानी बचतें यानी प्राप्त होती हैं, यानी उन्हें प्रॉफ़िट ज़्यादा होने लगता है। ठीक है? खर्चे कम होते हैं, बचतें ज़्यादा होने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन में यानी लागतों में कमी होती है। लागत यानी खर्चे में कमी आ जाती है। ठीक है? और देखो, जो ये संयुक्त साहस कंपनियाँ हैं, ये क्यों स्टार्ट की जाती हैं? क्यों, मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है इसको स्टार्ट करने की? तो वो जब एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना चाहती है, लेकिन उसके पास पूँजी व मानव शक्ति की कमी हो। मान लो कोई कंपनी है, वो दूसरे देशों के साथ बिज़नेस करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे कम है, पूँजी कम है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करे या दूसरे देशों में भी व्यापार करे। तो तब ये फ़ायदा होता है कि उस समय वो किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिला लेता है और फिर वो बिज़नेस कर पाता है दूसरे देशों में। ठीक है? जब कंपनी यह महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभदायक रहेगा, यानी जब कोई कंपनी है जिस देश से वो माल खरीदती है, उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा देश है, उस देश के साथ अगर बिज़नेस करे तो हमें फ़ायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा, तब वो ये संयुक्त साहस स्टार्ट करते हैं। आयातक देश मतलब जिस देश से हम माल खरीदते हैं। मान लो हम चाइना से कोई माल खरीदते हैं, तो चाइना से माल जो हम खरीदते हैं वो आयातक देश कहलाएगा, और अगर चाइना हमारे देश से माल खरीदता है तो वो निर्यात कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है? हमारे लिए वो निर्यात कहलाएगा क्योंकि चाइना हमसे माल खरीदता है। हमारे देश का माल दूसरे देश में जा रहा है तो वो निर्यात हमारे लिए। और अब आयात कब होगा? जब हम किसी से माल खरीदें, यानी हमारे देश में किसी दूसरे देश का माल आ रहा है, तो वो आयात कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है? जब कंपनी आयातक देश के स्थानीय साझेदार की वितरण व्यवस्था का लाभ उठाना इच्छुक हो, यानी जो उनका वितरण व्यवस्था का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो जो उनका माल है, जो वस्तुएँ हैं, जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर जिस तरह से वो ग्राहकों को बेचते हैं, यानी मान लो हो सकता है कि वो हमसे अच्छे से बेचते हैं, अच्छे से उनका एडवर्टाइज़ वगैरह करते हों, तो उन्हें लगता है कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण व्यवस्था की जो उनका तरीका है वो अच्छा है, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तब हम उससे हाथ मिला लेते हैं। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं और संयुक्त साहस क्या होता है। ठीक है? तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ और सब्जेक्ट्स की या मैथ्स की, अकाउंट की या फिर बिज़नेस की, तो आपको वो ईज़िली मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लगा मेरा समझाया हुआ, कमेंट करके। और अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।